बीजेपी ने ठीक विधानसभा की तरह ही लोकसभा के रण के लिए भी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर कांग्रेस पर बढ़त बना ली है। 195 नाम घोषित हुए, जिनमें से मरुधरा के रण के 15 सिपाही भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात सीकर संभाग के लोकल चुनावी माहौल की। लोकल चेहरों के साथ होंगे चर्चा में वोकल। बीजेपी ने संभाग के सीकर चूरू लोकसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया। एक तरफ सीकर से सिटिंग एमपी स्वामी सुमेधानंद पर फिर से दाव खेला है, वहीं कांटों का सेज दिख रही चूरू के पेंच को भी हल कर लिया। हालांकि चूरू में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम ने बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन को घटाया जरूर है, लेकिन कांग्रेस का संभाग में मजबूत होना भी उन्हें प्रत्याशी चयन में आगे नहीं रख पाया। तो आज किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गोविंद पटेल जी, जिला प्रवक्ता है कांग्रेस के, डॉक्टर BL राणा जी बीजेपी के नेता हैं, कुंज बिहारी चूरू से मेरे सहयोगी, और रमेश शर्मा संभाग प्रभारी सीकर से। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत डॉक्टर BL राणा आपसे करना चाहता हूं। थोड़ा जी राणा जी, क्या बोल रहे हैं आप? रणवा नहीं, रणवा। अच्छा, डॉक्टर BL राणा उनका नाम पीछे सुधार ले, मैं उसको सुधरवा रहा हूं, मैं उसको ठीक करवा रहा हूं। तब तक आप मेरा सवाल ले लें। जी, मैं तब तक आप मेरा सवाल ले लें। दो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया, कितना कंफर्टेबल महसूस कर रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने सब कुछ सबसे पहले हमेशा किया और इस बार भी ऐसा ही किया है कि सारी जो हमारी 15 सीटें राजस्थान में और शेखावाटी क्षेत्र की 2 सीटें घोषित हो गई है। चूरू में कंफर्टेबल हैं आप? बिल्कुल 100% सब जगह कंफर्टेबल है। लेकिन चूरू में जिस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राहुल कसवा जी महापंचायत बुला रहे हैं, लग रहा है कि शायद नाराज हैं। देखो, पार्टी में बिल्कुल हमारे लिए कमल का फूल सबसे बड़ा उम्मीदवार है और जो हमारा उम्मीदवार है हम उसके साथ हैं, इसलिए ऐसा कह पाना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बिल्कुल ये भ्रामक बात लगती है। अच्छा, एक समय तक रणवा जी ये कहा जा रहा था कि यहाँ से राजेंद्र राठौड़ खड़े हो सकते हैं, फिर कहा गया सतीश पूनिया खड़े हो सकते हैं। वो 3 नामों का पैनल क्या था जो भेजा गया? मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र झाझड़िया का नाम उसमें रहा होगा। देखो, मेरे पास जो पैनल की लिस्ट है उसमें बिल्कुल देवेंद्र झाझड़िया जी का नाम भी है, राहुल कसवा जी का भी है, एक अन्य व्यक्ति का नाम भी जहां तक मुझे ध्यान है। मतलब लेकिन अब पार्टी का जो भी पैनल गया है, क्योंकि मैं चयन समिति में हूं नहीं, इसलिए आधिकारिक रूप से नहीं बता पाऊंगा कि क्या पैनल में 100% गया, नाम चला भी, आप लोगों ने ही चलाया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। गोविंद पटेल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। गोविंद पटेल जी, देखिए, मोरल लेवल पर तो बीजेपी ने बढ़त बना ली, इसमें तो कोई दौराय नहीं है। भले ही आप शेखावाटी में विधानसभा स्तर पर सबसे मजबूत हो, और विधानसभा के हिसाब से संभाग में मजबूती का फायदा भी क्या, जब 2 बार से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा में, तो ये तो और पिछड़ना हुआ। देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बीजेपी ने भले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी हो, लेकिन इस घोषणा से हम और आप ये तय नहीं कर सकते कि ये जीत का मंत्र दे पाएंगे, क्योंकि आपने अभी जो चूरू का आपने बात की, चूरू की, वहां पर जिस तरह का माहौल है, इनकी आपसी फूट है, वो आपको सबको दिख रही है। और वहां जो इनके नेता ने अभी जो ट्वीट जो एक्स हो गया, उस पे अभी इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात इन्होंने अभी लिखी है, वो आप सबने देखी होगी। उन्होंने कहा कि मेरी क्या कमी रह गई। तो ऐसे में तो हमें नहीं लगता। गोविंद भाई एक बात बताइए, आपने 2 में से सिर्फ चूरू को पिक किया, क्यों सीकर में आप सरेंडर कर रहे हैं क्या? नहीं, सरेंडर करने जैसी बात नहीं है, बात चूरू की शुरुआत हुई थी, इसलिए मैं चूरू की बात कर रहा हूं। हम शेखावाटी की 3 सीट जीत रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें तो कोई दौराई नहीं है ना गोविंद जी की जब भी किसी का नाम ऐलान किया जाता है तो दूसरे धड़े जो एक्साइटेड रहते हैं कि हमें मिल सकता है, वो नाराजगी दिखाते हैं। अब मान लीजिए आप चुनावों के बेहद नजदीक नामों का ऐलान करते हैं, तो आपको तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए कम समय मिलेगा ना। इनके पास तो पूरा समय है, अभी तो चुनावों की डेट भी घोषित नहीं हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया है, सर्वे के आधार पे, और हम जिताऊ जो उम्मीदवार है उनको टिकट देंगे, और ऐसी स्थिति कांग्रेस में उत्पन्न नहीं होगी। जल्द ही हम टिकटों की घोषणा भी कर देंगे। नहीं, लेकिन गोविंद भाई, होता क्या है ना कि जब चुनाव बेहद नजदीक होते हैं ना, तब कमरों में बैठकर बनाई गई रणनीति बेहद अहम हो जाती है।
आपके प्रमुख रणनीतिकार तो अभी भी रोड ट्रिप पर हैं। राहुल गांधी वो रोड ट्रिप पर हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो बंद कमरे वाली अगर मीटिंगें चालू ही नहीं हुई हैं तो आप किस तरह से रणनीतिक स्तर पर फाइट बैक कर पाएंगे? ये रणनीति आपने देखा, हमारी सरकार जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उसने अच्छा काम किया है और आज हमारी मजबूत स्थिति है, हम मजबूत स्थिति में है। रही बात रणनीति की, रणनीति हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, वो देश की मतलब जो आज आप बता रहे हो रोड ट्रिप पे नहीं, वो देश में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अरे भैया, फायदा तो तभी है ना जब आप सत्ता में लौट पाए, और सत्ता में लौटने के लिए जिन कवायदों की जरूरत है वो तब तक होल्ड पे रहेंगे जब तक राहुल गांधी रोड पर रहेंगे। लेकिन ठीक है गोविंद भाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा। कुंज बिहारी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुंज बिहारी, देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि सीकर में प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी में जितना उत्साह नजर आया, चूरू में बीजेपी के प्रत्याशी के नाम के बाद कांग्रेस में उतना उत्साह नजर आ रहा है। जी, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनका थिंक टैंक है, जो एक कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा है, वो अभी मान के चल रहा है कि अगर राहुल कसवा कांग्रेस से चुनाव लड़ लें तो कांग्रेस पार्टी की नैया पार हो सकती है, क्योंकि राहुल कसवा उन्होंने लगातार 10 साल तक के सांसद के रूप में चूरू में अच्छा काम किया है। तो कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी अलग तरीके से सोच बना रही है। और हालांकि राहुल कसवा अभी भी कुछ भी पार्टी विरोधी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। कल भी उन्होंने बहुत एक गरिमापूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पर ही अपना एक पोस्ट लगाया था। आज भी 1 घंटे पहले उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पे। तो अभी भी राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, राहुल कसवा है, वो अपने पत्ते बोल रहे हैं और वो बहुत ही कांग्रेस के लीडर्स उनसे संपर्क में है क्या? नहीं, अंदर खाने तो कांग्रेस के बड़े नेताओं कहीं ना कहीं ऑफर भी दिया जा रहा होगा, बातें चल रही होगी। लेकिन राहुल कसवा बहुत ही समझदार और बहुत ही एक पार्टी के जरूर। लेकिन राहुल कसवा के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो उन्हें कांग्रेस तक ले जा सकता है, दूसरा रास्ता जो उन्हें आरएलपी तक ले जा सकता है। मेरे ख्याल से वो अगर चुनाव लड़ने का अगर उनका मन होगा तो निर्विघ्न चुनाव होगा, क्योंकि उनकी अपनी एक छवि है। तो वो लग रहा है कि पार्टी की बैनर तले वो सब पार्टी का सहारा लेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आरएलपी हो। पहली बात तो चुनाव के नहीं, अगर लड़ेंगे तो इसलिए चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। रमेश भाई, जो मैंने कहा, कुंज बिहारी से भी कहा कि सीकर में तो नो डाउट बीजेपी का एक्साइटमेंट चरम पर नजर आ रहा है, लेकिन चूरू को लेकर कांग्रेस भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। मतलब उत्साह का संचार बीजेपी के खेमे में होना चाहिए था, लेकिन उत्साह का संचार जो हुआ है वो हुआ है कांग्रेस के खेमे में। देखिए स्वप्निल जी, पार्टियां अपना अपना निशाना तय करती है, तीरंदाजी भी उनके पास होती है। अगर अपन चूरू की बात करें तो चूरू में जिस तरीके से राहुल जी का टिकट कटा है कसवा जी का, तो पार्टी निश्चित रूप से उनको बनाना चाहेगी। वो भी ये नए सबज बाग दिखाएगी, चलो भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, आप हमारी पार्टी में शामिल हो, आपको उम्मीदवार बनाएंगे। तो चूरू की राजनीति अब टिकट नहीं देने से कहीं क्या, वो इन्होंने महापंचायत बुलाई है, निर्णय भी बाकी है कि क्या भाजपा इनको राहुल जी को, राहुल कसवा को मना पाएगी कि नहीं मना पाएगी। कांग्रेस भी उनसे बात करने का प्रयास करेगी। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरीके से अभी हाल में ही बीजेपी ने जो टिकटों का बंटवारा कहा जा सकता है कि राजस्थान में 25 में से 15 सीटों को, एक सीटों पे उम्मीदवारों को ये कहे कि आप फील्ड में जाइए, अपना काम करिए। अब आज से 2 दिन पहले मेरी सुमेधा सरस्वती से बात हो रही थी उनके परिवार में कि बैठे भाई, अब ये यहाँ तक ये लोग तो बीजेपी वाले ने तो अपना शुरू कर दिया, और कांग्रेस है वो कहीं न कहीं लेट चल रही है। कांग्रेस के अभी उम्मीदवार तय नहीं हुए, इसके बाद में इनके सम्मेलन होने क्या होना है। लेकिन कांग्रेस अगर बात करें तो शेखावत टीम में कांग्रेस मजबूत है। इससे पहले वाले विधानसभा के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस मजबूत है। लेकिन लोकसभा चुनाव में आते आते दोनों बार है जो कांग्रेस के हाथों से लोकसभा सीटें निकली है, दोनों बार ही कांग्रेस नहीं जीत पाई। अच्छा, रणनीतिक स्तर पर दोनों ही कंडीशंस के रमेश जी फायदे होते हैं। आप समय से पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दो तो उनके पास बहुत वक्त होता है जमीन पर अपने लिए हवा बनाने का। लेकिन इसका एक फायदा ये भी है कि अगर कहीं से नाराजगी के स्वर उठें तो उसे भी कंट्रोल करने का बहुत वक्त होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, देखिए मदन राठौड़ कितने नाराज थे, लेकिन पीएम मोदी के एक फोन के बाद वो शांत बैठे थे कि भाई आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हमने सोच कर रखी है। और फिर हमने देखा कि किस तरह से उन्हें राज्यसभा में मौका भी दिया गया। तो इस लिहाज से बेनिफिट्स तो बहुत होते हैं।
और चूरू के पेच को सुलझा लेना, इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी बीजेपी के लिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बी एल राणा, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर बी एल राणा, इस बार बीजेपी ने बहुत टिपिकली, मैं ये कहना चाहता हूं कि टेबल पर बैठकर नया ड्राइंग बोर्ड निकालकर एक नई तरह की रणनीति बनाने की कोशिश की। खास बात यह है कि नमो ऐप पर जनता का फीडबैक भी लिया गया। जनता के फीडबैक ये देखना कि वो कहीं एक पर्टिकुलर एज लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा है प्रत्याशी, और इस तरह के कई सारे क्राइटेरियाज रखे। अगर कोई कटा तो उसके पीछे कोई तो आधार होगा। अब मान लीजिए एज तो राहुल कसबा के लिए आधार नहीं हो सकती, जो आधार हो सकता है वो जनता का फीडबैक हो सकता है। अगर जनता का फीडबैक और पार्टी का फीडबैक अच्छा नहीं था तो फिर आप इलाके के लोगों को कैसे समझाएंगे कि नहीं साहब, बीजेपी अब भी वही है जो 2019 में थी या 2014 में थी। जरूरी देखो, ऐसा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड मैप है, पूरी जनता को मालूम है, पूरे लोगों को मालूम है। ये शेखावाटी क्षेत्र का जहां तक हम लोग कहीं पीछे अगर कांग्रेस से रहे हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर कारण हो सकता है, पर्टिकुलर जगह का कैंडिडेट का फर्क हो सकता है। लेकिन पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि 8 की 8 सीटें थी, उसके बावजूद भी हम बम्पर वोटों से लगभग 3 लाख से जीते। और इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लगभग 6 लाख वोटों से जीतेंगे। इलाका डाइसी है आप लोगों को लेकर, मेरी बात सुनिए। हाँ, इलाका डाइसी है आप लोगों को लेकर। देखिए, राजेंद्र राठौड़ जैसी शख्सियत को इस इलाके में अगर हार का सामना करना पड़ा तो इसका मतलब यह है कि जनता या तो चेहरे पसंद नहीं कर रही है या पार्टी पसंद नहीं कर रही है। देखो, कहीं पर्टिकुलर कोई कारण हो जाते हैं, उसका ये उसको अपन सब जगह लागू कर दें, सीकर में या पूरी शेखावाटी में, ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर सीट पे कोई बात हो गई है, किसी कारण जनता में भ्रम पैदा हो गया है, लोगों में, हमारे वोटर्स में कोई भ्रम पैदा हो जाता है, कहीं किसी कारण कर दिया जाता है, तो वहां कोई भी पार्टी कभी रोमर की वजह से भी डिफीट खा जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हमारा लोकसभा में कहीं भी फिर जयचंद का क्या? पार्टी खुद जयचंद बना रही नहीं, है नहीं, या लोग अपने आप जयचंद बन रहे हैं? पार्टी के ऑथेंटिक किसी लीडर ने कहा क्या ऐसा? किसी ने नाम लिया क्या? जयचंद तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन किसी ने नाम लिया हो तो बताइए, किसी ने ये कहा फला आदमी जयचंद है। ठीक है। अब एक सवाल मेरा स्वामी जी को लेकर है। इलाके के लिए उन्होंने काफी काम किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और अगर हम यमुना के पानी की बात कर लें या फिर कुंभाराम परियोजना की भी बात कर लें तो एकाएक उसका माहौल चुनावों के इतने नजदीक बना है, तो ये इसी को प्रमुख तौर पर आप कैप्चर करना चाहेंगे इलाके में या और भी कोई रणनीति है? नहीं, हमारा तो सब कुछ ये सब बीजेपी जो है राष्ट्रीय स्तर पे, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा पताका जो भारत का फहर रहा है, वो उसी की वजह से। आपने कभी देखा क्या इस तरह से? जैसे मैं भी विदेश में 1-2 जगह गया हूं, जहां हम जाते हैं या जहां दिख जाता है हिंदुस्तानी ड्रेस का आदमी है, मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिए कि हमारा देश अभी पूरी दुनिया में चरम पे है, और वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से है। और रहा तक बात करेंगे हमारे लोकसभा क्षेत्र के सुमेघानंद जी की, तो आप देखिए लगभग 10,000 करोड़ के काम कराए हैं। कोई छोटी बात नहीं है, 10,000 करोड़ रुपया। ठीक है। गोविंद पटेल जी, गोविंद जी देखिए क्या है, ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि प्रत्याशियों की घोषणा में आप पिछड़ गए। अब उसका कारण चाहे जो भी हो और आप उसको कैसे उससे कमबैक करते हैं ये भी आपको देखना है। लेकिन इलाके में 2 बार से हमने देखा है कि विधानसभा स्तर पर तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोकसभा स्तर पर पसंद नहीं कर रहे हैं। और लोकसभा से जुड़े 2 मुद्दे सॉल्व करने का दावा जो बीजेपी कर रही है उसका ग्राउंड पर असर तो पड़ेगा। कुल मिलाकर मुद्दों के स्तर पर भी अब आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं लोकसभा में। देखिए, बीजेपी के पास जब आप मुद्दों की बात कर रहे हो, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, गुमराह करने का काम पर इस इलाके में पानी तो मुद्दा है ना गोविंद जी। इस इलाके में अगर पानी मुद्दा है तो यमुना से आने वाला पानी भी मुद्दा बनेगा, कुंभाराम भी मुद्दा बनेगा। आ थोड़ी गया पानी, 2018 में भी इन्होंने कहा था, पहले चुनाव में भी इन्होंने कहा था, आ थोड़ी गया पानी। ये तो मुद्दा बनाने के इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन कम से कम एमओयू का स्तर तो टच हुआ ना, वो तो टच ही नहीं हो पाया था आज तक। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आप राजेंद्र राठौड़ जी की बात कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी है, उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि चूरू से इनका मोरिया बोल जाएगा, बुला दिया जाएगा, और उनका मोरिया बोल गया। और फिर विधानसभा चुनाव के बाद हमारे कंफर्टेबल कर रहा है क्या ये? फिर देखिए, फिर दोबारा मुझे सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि क्या इलाके में पानी के मुद्दे पे कांग्रेस सरेंडर कर रही है क्या?
बीजेपी के सामने? नहीं कर रही है सरेंडर, लेकिन कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, बीजेपी ने कहा वो नहीं किया है। गुमराह करने की राजनीति इन्होंने हमेशा से की है। किसानों पानी के पे लिए तो इन्होंने कांग्रेस क्या ने किया कहा है कि बताइए। ईआरसीपी अगर केंद्र नहीं देगा तो हम खुद कर लेंगे। कहां किया पूरा कांग्रेस ने? खुद नहीं किया। सर आप बताइए मुझे कि सरकार रिपीट होती राजस्थान में तो सरकार आगे काम नहीं करती क्या? अरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2009 के बाद एक स्थिति ये आई थी ना, जब 5 साल हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी उस 3 साल के वक्फे में। तो ऐसा तो नहीं है कि नई मौका मिला था। कुछ तकनीकी या कुछ अन्य कमियों की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस ने जो भी वादे किए वो वादे पूरे किए अच्छा, हैं। मान इसमें लीजिए कोई दो बीजेपी राय के नहीं। लीडर्स, बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर ये बताते हैं कि हम यमुना का पानी लेकर आ रहे हैं, हमने एमओयू कर लिया है, हम कुंभाराम पूरा इन्होंने करने पहले वाले भी हैं, ये सीएम साहब ने बोल दिया है। पहले भी नहीं इन्होंने तो ये फिर कहा आप है। लोगों का जवाब क्या होगा? कुछ तो काउंटर देना पड़ेगा ना इस मुद्दे पर। देखिए पहले भी कांग्रेस ने जो घोषणाएं की, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, वो काम किए हैं। लेकिन केंद्र में इनकी सरकार है, इन्होंने एक राजनीति को दो रंग देते हुए इन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे को कितने दिन तक लटकाए रखा। अभी ये चुनाव आ रहे हैं तो उसमें माहौल बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रमेश भाई, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दों की गूंज रहेगी? इतना तो साफ है कि पानी के मुद्दे की गूंज रहेगी और उसको सॉल्व करने वाला चेहरा भी लोगों के बीच में रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि यूथ की बात रहेगी तो आइकन के तौर पर देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी की ओर से सामने रहेंगे। तो अब कांग्रेस को सिर्फ इस बात का बेनिफिट मिल रहा है कि अब उन्हें यह पता है कि हमारे सामने कौन है और उस लिहाज से एक रणनीति बनाकर किसी को उतारा जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सफल भाई, बताना चाहूंगा कि जैसे सीकर वो चेहरा जो सबको मान्य है, पता है इस बात का कि 10 साल से रमेश भाई, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके एंड से। मुझ तक चेहरा आपकी सामने आवाज नहीं है पहुंच- लोगों। हाँ बोलें। चूरू में भी एक नया चेहरा सामने आया है, खिलाड़ी है, उसने अपना बड़ा सम्मान, देश को गौरव दिलाया है, तो चूरू में अच्छा चेहरा है। अब झुंझुनू की अगर बात करते हैं तो झुंझुनू में अभी अपने को रुकना पड़ेगा, क्योंकि झुंझुनू में भी कई दावेदार है। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी जो निर्णय करती है, भाजपा में सबसे बड़ी देखने की बात है कि पार्टी जो निर्णय करती है उसको मान लेते हैं। अब चूरू में हो सकता है कि राम अभी कस्बा जी है, वो कह रहे हैं कि साहब पार्टी का निर्णय है, अभी आगे जाके महापंचायत बुलाएंगे, क्या रहेगा। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुद्दों की अगर बात करें तो जो पानी का मुद्दा है, यमुना जल का पानी का जो मुद्दा था किसानों को लेकर के, वो इन्होंने किया है। अभी मुख्यमंत्री 2 दिन पहले सीकर आए, संभाग में आए, दौरा करके गैर कहेंगे साहब पानी हम निश्चित समय पे लेंगे। यूडीएस मंत्री जावड़ेकर ने भी कहा कि साहब हम 24 में पीने का पानी दे देंगे, और पीने के पानी के साथ हम तीन डीपीआर करेंगे, जिससे कि क्या है कि टुकड़ों में अगर किसी एजेंसी को कार्य दिया जाएगा तो सही समय पे हो जाएगा, लेट नहीं होगा। तो भाजपा का बड़ा जो मुद्दा है वो है पानी का, और जब पानी शेखावटी में आएगा तो किसानों को निश्चित रूप से फायदा भी होगा। अब बात रही झुंझुनू की, तो झुंझुनू में मुझे लगता है कि कोई ऐसा चेहरा लेके आएंगे जो सर्वमान्य होगा, जहां कोई भाजपा में फूट जैसी बात नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस को, अगर आज कांग्रेस की हालात की बात करें सपन भाई, तो कांग्रेस अभी बहुत दूर है। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को नहीं चुन पा रही है, नाम ओपन है, और बीजेपी है कि बूथ स्तर तक जा रही है अपना काम। बीजेपी ने अपना काम ही शुरू कर दिया चुनाव को लेकर के, ये इन्होंने अभी तक टिकट बंटवारा ही नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कांग्रेस इस मामले में अभी भी देर चल रही है। जाहिर तौर पर कांग्रेस देर चल रही है, समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा पिछड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। कुंज बिहारी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुंज बिहारी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चूरू में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो किन मुद्दों को कैश करना चाहेंगे? देवेंद्र झाझड़िया पर सीधे इल्जाम लगा देना या उन पर अटैक कर पाना कांग्रेस के लिए भी लिटरली उतना पॉसिबल नहीं है। आज वो राहुल कस्वा की आड़ ले लें, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया पर आप किस बात को लेकर निशाना साधेंगे? नहीं, देवेंद्र झाझड़िया है वो, देखिए एकदम बेदाग उनकी छवि है, और चूरू जिले का उन्होंने खूब नाम रोशन किया है देश दुनिया में, और पद्म भूषण उनको मिल चुका है। तो देवेंद्र झाझड़िया है वो, जो जब तक टिकट की घोषणा नहीं हुई थी तब तक वो मतलब एक जाट नेता के रूप में, एक जाट के युवा चेहरे के रूप में सबके साथ थे। किसी भी पार्टी का उनके पास संबंध नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री से उनकी लगातार पिछले दिनों मुलाकातें भी हुई थी, और यहाँ चूरू तो जिला मुख्यालय पर भी इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि उनको बीजेपी से टिकट मिल सकती है। लेकिन अब जब बीजेपी से टिकट मिल गई है झाझड़िया जी को, तो ये अब तय माना जा रहा है कि उनके सामने
कांग्रेस को बोलने के लिए बहुत कुछ चीजें जुटानी होगी। एक्चुअली हाँ, यही गोविंद पटेल जी, अगर आप भी इस बात का जवाब देना चाहें तो मैं आपके जवाब का स्वागत करूंगा। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि चलिए, ये तो समझ में आता है कि आप स्वामी सुमेधानंद को अपने निशाने पर लें और कुछ इश्यूज को उठा लें। देवेंद्र झाझड़िया का विरोध किस हिसाब से करेंगे आप? देखिए, विरोध तो हमारी पार्टी के खिलाफ जो चुनाव लड़ेगा वो कोई भी हो, वो तो हमारा विरोधी अपने आप ही हो गया। क्या बोलेंगे आप देवेंद्र झाझड़िया के लिए? मैं ये जानना चाहता हूं, मतलब मैं भी समझना चाहता हूं कि देवेंद्र झाझड़िया पर निशाना साधने के लिए आप क्या बोलेंगे? भाई कुछ तो पॉइंट होना चाहिए ना। कि पार्टी ने, आप ये बताइए, भाजपा है, उसका जो प्रत्याशी है, हम व्यक्ति को टारगेट थोड़ी कर रहे हैं। हमारी तो लड़ाई भाजपा से है, उनकी विचारधारा से लड़ाई है। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर BL रणवा जी, आपसे एक बार फिर मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें तो कोई दौराय नहीं है कि चूरू में आपने बहुत स्मार्ट मूव खेला है, लेकिन वो कौन सा कारण रहा जो झुंझुनू छूट गया? जब संभाग में जब मतलब गंगा बहाई दी थी तो फिर पूरी बाढ़ आ जानी चाहिए थी ना, तो कुछ तो है जो आपके भी कदम रोक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्द निर्णय हो जाएगा। आप देखेंगे अगले 5-7 दिन में वहां का भी निर्णय आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा कार्यकर्ता उतरेगा और नो डाउट बिल्कुल ऐसा कार्यकर्ता आएगा जो कहीं भी कंट्रोवर्शियल नहीं होगा। ठीक है, अंतिम सवाल। इनके पास मुद्दे को लेकर इनके पास सिर्फ एक ही है, वो इनके प्रधानमंत्री का चेहरा, उसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। तो कम से कम अभी इन्होंने ये पानी वाला, मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चेहरे ने उस स्तर तक अपनी हवा बनाई हो, भाई आप ये क्यों भूल जाते हैं 2009 में आप भी तो मनमोहन सिंह के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरे थे। आप भी तो यही कहा कर रहे थे कि मनमोहन सिंह है, देखिए कितना ताकतवर चेहरा है। कांग्रेस का इतिहास बलिदान का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने हमेशा त्याग को महत्व दिया है। ठीक है, आगे रमेश भाई, मेरा अंतिम सवाल है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं दरअसल, प्रत्याशी चयन के बाद सीकर के बीजेपी खेमे और कांग्रेस के खेमे में आपको क्या नजर आ रहा है अब तक, और चूरू के बीजेपी खेमे और कांग्रेस के खेमे में क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, 5 तारीख नहीं गोविंद जी, रमेश जी से मेरा सवाल है। रमेश भाई, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए, भाजपा तो अति उत्साहित है। उन्होंने तो नारा दे दिया कि इस बार 400 पार। हाँ। अब 400 पार में वही बात बनती है ना कि इन्होंने तो तय कर लिया कि साहब हमें तो चुनाव लड़ना है, बड़े जोर शोर से लड़ना है। अब कांग्रेस कह रही है कि साहब ये केवल ये तो राजनीति, धर्म की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने, लेकिन तैयारियों की अगर बात करें तो निश्चित रूप से भाजपा इनमें बहुत आगे चल रही है। जो एक लोकसभा चुनाव में होने चाहिए, क्योंकि करीब 10 मार्च या 11 मार्च के आसपास आपका आचार संहिता लग जाएगी, तो समय इतना नहीं है। अब जैसे गोविंद भाई कह रहे हैं साहब हमारी 5 तारीख को मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद हम चेहरा तय करेंगे। चेहरे में भी अभी चयन करना पड़ेगा इनको कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो अपने सांसद सुमेधानंद या देवेंद्र झाझड़िया से आमने सामना कर सके। तो कई चीजें हैं जो आगामी चुनाव में अपने को देखने को मिलेगी, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाजपा अपने स्पष्ट नीति से है कि भाई हमारे तो ये चेहरे हैं, अब जनता को चुनना है, और वो चेहरे, उन चेहरों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।